नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज से हम लोग एमएससी प्री की फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में आपके एक यूनिट है केमिकल काइनेटिक्स। हम सबसे पहले उस केमिकल काइनेटिक्स को स्टडी करेंगे। केमिकल काइनेटिक्स में आप लोगों के सबसे पहले जो दिया हुआ है वो है थ्योरीज। काइनेटिक्स के लिए अलग अलग थ्योरीज दी गई हैं। हम ये जो थ्योरी पढ़ेंगे ये पहले बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शंस के लिए पढ़ेंगे और फिर कुछ थ्योरीज जो है वो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस के लिए स्टडी करेंगे। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस के लिए जो थ्योरीज स्टडी करेंगे वो लास्ट में स्टडी करेंगे जब यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस पढ़ेंगे। अभी हमारी बायमॉलिक्यूलर रिएक्शंस पढ़ी हुई है, इसलिए हम ये जो थ्योरीज हैं ये पहले बायमॉलिक्यूलर रिएक्शंस की थ्योरीज पढ़ेंगे। बायमॉलिक्यूलर रिएक्शंस की जो थ्योरीज हैं आपके, वो थ्योरीज तीन थ्योरीज पढ़ेंगे हम। कोलोजन थ्योरी, आरेनियस थ्योरी और उसके बाद हम ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। इन थ्योरीज में अपने अपने अजम्पशंस थे। इन अजम्पशंस के आधार पे रेट निकाला गया था और उसके बाद जो रेट कैलकुलेट किया गया था उस रेट, एक्सपेरिमेंटल रेट और थ्योरेटिकल रेट में कुछ वैल्यूज में वेरिएशन आया तो इन थ्योरीज की कुछ लिमिटेशंस हो गई और एक थ्योरी की लिमिटेशंस दूसरी थ्योरीज के अजम्पशन से उसको दूर करने की कोशिश की गई। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोलोजन थ्योरी। कोलोजन थ्योरी का पहला अजम्पशन ये होता है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रोडक्ट तभी बनाएंगे जब उनमें कोलोजन होगा। मीन्स कोलोजन के थ्रू ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, या कहें कि किसी भी केमिकल चेंज के लिए सबसे पहला रेस्पॉन्सिबल किसका है? कोलोजन्स का। जितने ज्यादा कोलोजन्स होंगे उतना ही वो प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो पहला अजम्पशन क्या है? कोलोजन थ्योरी पढ़ रहे हैं। पहला अजम्पशन कोलोजन थ्योरी का, द reactant molecules collide each other and to form product. Collide molecules, reactant molecules कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ और प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। मीन्स पहला तो ये है कि रिएक्शन के रेट में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? कोलोजन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जितने ज्यादा कोलोजन्स होंगे रिएक्शन का रेट उतना ही ज्यादा होगा। दूसरी बात, हर एक कोलोजन से जरूरी नहीं है कि प्रोडक्ट बने। क्या है? हर एक कोलोजन से, every कोलोजन does not take part in the formation of product. Only those collagens take part which contain activation energy. वही कोलोजन्स प्रोडक्ट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे जिनके पास क्या होगी? एक्टिवेशन एनर्जी होगी। जिनके पास क्या होगी? एक्टिवेशन एनर्जी होगी। जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी होगी वही कोलोजन्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। अगला, कि जरूरी नहीं है जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी भी आ गई, लेकिन यह भी जरूरी नहीं है कि इस एक्टिवेशन एनर्जी के बाद ये कोलोजन से प्रोडक्ट कन्वर्ट हो। प्रोडक्ट तो तभी कन्वर्ट होगा जब इनमें एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा।
इन कोलोजन्स में क्या हो, प्रॉपर ओरिएंटेशन हो, तभी ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का कोलोजन जो हो रहा है वो प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट होगा। मींस थर्ड क्या कहा, प्रॉपर ओरिएंटेशन। क्या होना चाहिए उनके बीच में, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, तभी ये मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। अब हम इन्हीं अजम्पशंस का यूज करते हुए एक बाइमोलिकुलर रिएक्शन, गैसेस रिएक्शंस कंसीडर कर रहे हैं और इस गैसेस रिएक्शंस का हम के की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। हम एक बाइमोलिकुलर गैसेस रिएक्शंस, क्योंकि कोलोजन थ्योरी जो है वो आपकी गैसेस रिएक्शंस पे ही फॉलो हो रही थी। तो अब हम एक रिएक्शन लेते हैं, बाइमोलिकुलर गैसेस रिएक्शन लेते हैं। कंसीडर ए बाइमोलिकुलर gaseous reaction। A प्लस बी, ये बी सिमिलर पार्टिकल्स भी हो, सिमिलर मॉलिक्यूल भी हो सकता है और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, कि ए प्लस बी इनके बीच में बना प्रोडक्ट, इनके बीच में क्या हुआ, प्रोडक्ट। तो रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, ये के रेट कांस्टेंट है, तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ हम सिंपल सा निकालते हैं, रेट, रिएक्शन का रेट क्या होता है, रेट कांस्टेंट इनटू में रिएक्टेंट कंसंट्रेशंस। सिंपल सा रेट लॉ से आप यही लिखते हो कि रेट जो होता है वो रेट कांस्टेंट इनटू में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस। यहां भी मैंने यही लिखा। अब हमने ये कहा कि यदि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशंस ए और जो बी रिएक्टेंट लिए हैं वो मैंने 1 मोल पर लीटर लिया है, मींस इनकी कंसंट्रेशंस जो है वो यूनिटी कंसंट्रेशंस यूज की। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिटी, यूनिटी लिया, ए और बी दोनों की कंसंट्रेशंस 1 मोल पर लीटर यूज किया, 1 मोल पर लीटर यूज किया, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, के इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 और इस दोनों रिएक्टेंट की वैल्यू 1 1, तो हमारे पास रेट की वैल्यू क्या आ गई, रेट कांस्टेंट के इक्वल, इक्वेशन नंबर 1 से इसको हम मेंशन कर दिया। अब हम बात करते हैं, ये तो हमारा रेट लॉ के अकॉर्डिंग निकला, रेट लॉ के अकॉर्डिंग हमारा रेट जो है वो के इक्वल निकला, इसको मैं नंबर 1 दे देती हूँ। रेट लॉ से निकाल लिया हमने। अब हम यूज करेंगे कोलोजन थ्योरी के अजम्पशंस। कोलोजन थ्योरी के अजम्पशंस अभी मैंने बताए थे कि कोलोजन थ्योरी क्या कहती है कि पहले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच कोलोजन होता है और कोलोजन्स होने के बाद इनके पास एक्टिवेशन एनर्जी आती है और एक्टिवेशन एनर्जी होने के बावजूद भी इनमें यदि प्रॉपर ओरिएंटेशन हुआ तो ही ये प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। मींस हम कोलोजन थ्योरी के अकॉर्डिंग रिएक्शन का जो रेट है वो किस किस बात पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ कोलोजन्स पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। मींस एक टाइम में, यूनिटी टाइम में, यूनिटी वॉल्यूम में जितने ज्यादा कोलोजन्स होंगे उतने ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। और दूसरा प्रॉपर ओरिएंटेशंस, प्रॉपर ओरिएंटेशंस का मतलब है कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन, इनका डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से
कि जितने नंबर में एक्टिव मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। तो ये किस किस बात पे डिपेंड कर रहा है? पहला जेड मीन्स नंबर ऑफ कोलोजन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम, और दूसरा नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स। प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए। मीन्स किस बात पे डिपेंड कर रहा है? एक्टिव मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू कोलोजन थ्योरी, अकॉर्डिंग टू कोलोजन थ्योरी, रेट ऑफ रिएक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ कोलोजन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम। और दूसरा रेट ऑफ रिएक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स। आपने गैसेस स्टेट पढ़ी होगी और उस गैसेस स्टेट में हमने ये क्या क्या कहा था कि गैसेस पार्टिकल्स जो है वो कंटिन्यू मूव करते रहते हैं, इनमें कोलोजन्स होता है, और कोलोजन पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम हमने क्या नाम दिया था? कोलोजन फ्रीक्वेंसी नाम दी थी। आपने काइनेटिक गैस थ्योरी पढ़ी होगी, उस काइनेटिक गैस थ्योरी में या गैसेस स्टेट के अंदर हमने कोलोजन फ्रीक्वेंसी भी पढ़ी थी। तो इसको नंबर ऑफ कोलोजन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम क्या आ गया हमारे पास? कोलोजन फ्रीक्वेंसी। क्या आ गई? कोलोजन फ्रीक्वेंसी। और कोलोजन फ्रीक्वेंसी को हम किससे डिनोट करते हैं? जेड से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट किया जाता है? जेड से डिनोट किया जाता है। तो कोलोजन फ्रीक्वेंसी तो हमारे पास क्या आ गई? जेड आ गई। इसको तो मैंने जेड से डिनोट किया। नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स को हम क्यू से, मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? प्रोबेबिलिटी, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे? क्यू से। क्लियर? तो मैं अल्टीमेट ये कह सकती हूं क्या? मेरा रेट ऑफ रिएक्शन इन दोनों इक्वेशंस के आधार से मैं ये कह सकती हूं क्या कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो किस किस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? नंबर ऑफ मींस जेड, कोलोजन फ्रीक्वेंसी और डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी, या कहें कि इसको डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी या प्रोबेबिलिटी, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ जेड इंटू क्यू के। रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ जेड इंटू क्यू के। यहां पे हमारा रेट जो है वो किसके इक्वल आ गया था? के इक्वल। और यहां पे हम ये कह सकते हैं अल्टीमेट कि यहां कोई कांस्टेंट आता है इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए, तो मैं ये कह सकती हूं क्या रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इक्वल टू हो गया जेड इंटू क्यू के। ये इक्वेशन नंबर 2 और वो इक्वेशन नंबर 1 जो रेट लॉ से निकाली है। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 है तो एक ही रिएक्शन का रेट। इक्वेशन नंबर 1 में जो निकाला था हमने रेट, और इक्वेशन नंबर 2 में जो रेट निकाला था वो दोनों क्या है? किसी एक ही रिएक्शन के रेट हैं। तो दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। दोनों को इक्वल कर दो। दोनों इक्वल होंगे तो के की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? के इक्वल टू, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से के हमारे पास आ गया जेड इंटू क्यू।
के हमारे पास क्या आ गया, Z इंटू 2 Q। अब देखो Q क्या है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर। Q क्या है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर्स, या मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। Q की वैल्यू अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लो। और ये किसके लिए दिया था, एनर्जी के लिए। ये डिस्ट्रीब्यूशन लो किसके लिए दिया था, एनर्जी के लिए। और हम ये क्यू भी क्या बताया था, जिसके पास एक्टिवेशन एनर्जी होगी, ये बताया था। तो क्यू की वैल्यू जो होती है वो होती है एन नोट अपॉन टोटल एन। एन नोट क्या है, उस पर्टिकुलर एनर्जी को रखने वाले मॉलिक्यूल्स का नंबर, और एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एन नोट तो क्या है, उस पर्टिकुलर एनर्जी को रखने वाले मॉलिक्यूल्स का नंबर, एन नोट। तो यहां पे हम कौन सी एनर्जी की बात कर रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो एन नोट तो क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच कंटेन एक्टिवेशन एनर्जी, जिसके पास क्या हो, एक्टिवेशन एनर्जी हो, ईए हो। और एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और इन रेशियो को मैक्सवेल बोल्ट्जमान ने क्या दिया था, ई रेस टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी के इक्वल होते हैं। ये जो रेशियो होता है ये किसके इक्वल होता है, ई रेस टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, किसके अकॉर्डिंग, मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास क्यू की वैल्यू आ गई, क्यू हमारे पास आ गया ई रेस टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब हम इस जेड की बात करते हैं। जेड होता है हमारा कोलोजन फ्रीक्वेंसी। जेड क्या है, कोलोजन फ्रीक्वेंसी। और जेड की वैल्यू काइनेटिक गैस थ्योरी के अकॉर्डिंग जेड होता है कोलोजन फ्रीक्वेंसी। और इस जेड की जो वैल्यू होती है, कोलोजन फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर नीटा स्क्वायर सी बार स्क्वायर। सी बार जो होता है वो होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये आपने गैसेस स्टेट में बहुत अच्छे से ये सारी चीजें पढ़ी होंगी। सिग्मा कोलोजन डायमीटर, कोलोजन डायमीटर, एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पाई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। हमें पता है कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट सी बार, ये होती है अंडर रूट 8 आर टी अपॉन पाई एम। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की जो वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट 8 आर टी अपॉन पाई एम। ये वैल्यू मैं इस इक्वेशन में रख दूंगी तो मेरे पास z की वैल्यू क्या आ जाएगी, z इक्वल टू 1/√2 एज इट इज पाई सिग्मा स्क्वायर एन स्क्वायर एज इट इज। इस सी बार के जगह मैं क्या रखूंगी, अंडर रूट 8 आर टी अपॉन पाई एम। अब देखो इस अंडर रूट 8 से ये कैंसिल आउट, 4 आ गया, अंडर रूट 2 इस अंडर रूट 8 को कैंसिल आउट करेगा तो अंडर रूट 4 आएगा। और ये जो पाई है
ये पाई आपका 1 है और ये पाई 1/2 है, तो यहां से 1/2 तो कैंसिल आउट हो गया और क्या बचा, केवल 1/2 बचा। तो आपके पास Z11 की वैल्यू क्या आएगी, इस Z11 की वैल्यू क्या आएगी, देखो यहां से क्या बचा 4, इस 4 को रूट से बाहर निकालूंगी तो क्या आएगा 2, फिर ये पाई अंडर रूट के अंदर चला गया, सिग्मा स्क्वायर एन स्क्वायर अंडर रूट पाई आर टी अपॉन एम, या इस पाई आर टी अपॉन एम की वैल्यू 1/2, ये वैल्यू आई। मेरे पास जेड की वैल्यू भी आ गई और पाई की जेड की वैल्यू भी आ गई और क्यू की वैल्यू भी आ गई। इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन में रख दो, कौन सी, k इक्वल टू जेड इंटू क्यू, वहां पे रखो और आपके कोलोजन थ्योरीज के अकॉर्डिंग आप क्या निकाल लोगे, रेट कांस्टेंट k इक्वल टू जेड इंटू क्यू, k इक्वल टू जेड की वैल्यू क्या है, ये रही, क्या आई 2 सिग्मा स्क्वायर एन स्क्वायर पाई आर टी अपॉन एम की पावर 1/2, क्यू क्या है e रेज टू पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये रेट कांस्टेंट किसके अकॉर्डिंग है, कोलोजन थ्योरी के अकॉर्डिंग रिएक्शन का रेट कांस्टेंट ये होता है। इसकी क्या लिमिटेशंस थी, पहली लिमिटेशंस यही थी कि ये जो रिएक्शन है ये जो थ्योरी है ये केवल और केवल बाय मोलिकुलर गैसेस रिएक्शंस पे ही फॉलो हो रही थी, ये सॉल्यूशंस और सॉलिड के ऊपर फॉलो नहीं हो रही थी, केवल और केवल गैसेस रिएक्शंस के लिए ही फॉलो हो रही थी। तो फर्स्ट लिमिटेशंस, दिस थ्योरी is applicable only for bimolecular gaseous reactions. ये केवल और केवल बायमोलिकुलर गैसियस रिएक्शंस के लिए ही फॉलो हो रही थी। दूसरी बात, इस रिएक्शन में केवल और केवल हम एक्टिवेशन एनर्जी की बात कर रहे थे, यहां पे हम वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जी का जो प्ले है वो इंडिकेट नहीं कर रही थी, क्योंकि गैसेस पार्टिकल्स की बात करें तो ये गैसेस पार्टिकल्स इंडिविजुअली मूव करते हैं, कोलोजन्स होता है, और हमें पता है कि ये जो पार्टिकल्स हैं इनमें रोटेशन भी होता है और वाइब्रेशंस भी होता है। जब रोटेशंस भी होगा और वाइब्रेशंस भी होंगे तो रोटेशनल एनर्जी भी कंट्रीब्यूट कर रही है और वाइब्रेशनल एनर्जी भी कंट्रीब्यूट कर रही है, लेकिन कोलोजन थ्योरी ने इन रोटेशनल एनर्जी और वाइब्रेशनल एनर्जी का रिएक्शन के रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा कहीं पे भी इंक्लूड नहीं किया। इन्होंने केवल और केवल ओनली इंक्लूड activation energy, does not include rotational and vibrational energy in the reaction rate, does not include rotational and vibrational energy in the rate of reaction, रिएक्शन के रेट में कहीं पे भी रोटेशनल और वाइब्रेशनल एनर्जी इंक्लूड नहीं की गई, जबकि रोटेशनल और वाइब्रेशनल एनर्जी जो है ये भी रिएक्शन के रेट में एक इंपॉर्टेंट पार्ट अप्लाई करते हैं या इंपॉर्टेंट पार्ट रखती हैं, लेकिन कोलोजन थ्योरी ने केवल और केवल एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में ही डिफाइन किया, रोटेशनल और वाइब्रेशनल एनर्जी उस रिएक्शन के रेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है इन एनर्जी से वो डिफाइन नहीं किया। लास्ट है
कि ये जो थ्योरी है ये यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शंस के लिए फॉलो नहीं होती है और इस थ्योरी में कहीं पे भी स्टेरिक फैक्टर के बारे में भी कोई भी बात नहीं की गई। मीन्स इस थ्योरी में क्योंकि जैसे जैसे कोलोजन्स बढ़ेंगे, जैसे जैसे कोलोजन्स बढ़ेंगे, भीड़ बढ़ेगी, तो रिएक्शन का रेट, क्योंकि इन्होंने तो क्या कहा, नंबर ऑफ कोलोजन्स बढ़ेंगे तो रिएक्शन का रेट भी इंक्रीज होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक लिमिट के बाद यदि हम कोलोजन्स को बढ़ाएं, आपको याद होगा कि आप लोगों ने जो सॉलिड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस की जब हम बात करते हैं, तो मेटालिक कंडक्टर्स की हम बात करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से इनकी कंडक्टेंस कम होती है। उसका रीजन हम यही बताते हैं कि कोलोजन वो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, भाई जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो इनमें कोलोजन्स भी बढ़ेंगे, और कोलोजन्स भी बढ़ेंगे तो हर एक कोलोजन्स के बाद इनकी वेलोसिटी भी चेंज होती है और इनकी एनर्जी भी चेंज होती है। जब वेलोसिटी और एनर्जी दोनों ही चेंज होंगी तो डायरेक्शन चेंज हो गई, डायरेक्शन चेंज हुई तो प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं हो पाया, और प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होगा तो रिएक्शन का रेट भी कम हो जाएगा। तो वही बात वहां कंडक्टर्स में थी कि प्रॉपर उन आयंस का उन इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, कोलोजन हुआ, पहले वो अपोजिट इलेक्ट्रॉन्स की तरफ मूव कर रहे थे, मान लो उनका मूवमेंट इधर है, यहां से कोई इलेक्ट्रॉन आया, इससे कोलोजन किया, इसकी डायरेक्शन चेंज हुई, ये अब इधर मूव कर, रेजिस्टेंस बढ़ जाता है कि इनके मूवमेंट में बहुत सारे और इलेक्ट्रॉन्स आने से इनकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है, तो कंडक्टेंस कम हो जाती है। यही बात यहां पे थी कोलोजन्स के केस में कि जैसे जैसे हम कोलोजन्स के नंबर बढ़ाते जाते हैं, एक लिमिट के बाद यहां पे रिएक्शन का रेट जो है वो कम होने लग जाता है। उसका रीजन स्टेरिक फैक्टर, कि भाई क्राउड इकट्ठा होगा, स्टेरिक फैक्टर का मतलब क्राउड इकट्ठा होगा तो इनकी प्रॉपर ओरिएंटेशंस नहीं हो पाएंगी, जो कोलोजन्स के कारण जो इनके पास एक्टिवेशन एनर्जी आ रही थी वो एक्टिवेशन एनर्जी नहीं आ पाएगी, जिससे ये इनमें प्रोडक्ट नहीं बन पाएंगे। तो लेकिन इन्होंने कहीं पे भी इस क्राउड को कंसीडर नहीं किया, कहीं पे भी इस स्टेरिक फैक्टर को कंसीडर नहीं किया, यही इनकी ड्रॉबैक थी। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो इन ड्रॉबैक्स को दूर करने वाली ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी पढ़ेंगे। थैंक यू।